इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि चैप्टर ऑन एग्जामिनेशन का आखिरी यूनिट है। देखिए इसमें राइटर कहते हैं आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू सी अ गुड डील मोर ऑफ हिम इन टाइम्स when 3 years difference in age is not so important as it is at school. We were afterwards to be cabinet colleagues for a good many years. पिछले यूनिट में हमने क्या देखा था कि राइटर ने एमडी नाम के एक लड़के को स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दे दिया था। तो यहाँ पे राइटर एमडी के बारे में ही बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो खुद को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करते हैं कि उन्हें एमडी के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिला। और कब जानने को मिला? उस वक्त जानने को मिला जब उम्र में 3 साल का अंतर उतना मायने नहीं रखता था जितना कि स्कूल में था, जितना कि स्कूल में मायने रखता था। यानी कि आपने देखा था ना कि स्कूल में क्या हुआ था। स्कूल में राइटर ने जब एमडी को धक्का दे दिया स्विमिंग पूल के अंदर तो एकदम हो हल्ला मच गया कि क्या किया राइटर ने, अपने से बड़े उम्र के लड़के को धक्का दे दिया। और इवन ऐसा भी होता है कि स्कूल में अपने से बड़े उम्र के बच्चों से आप दोस्ती ही नहीं करते हो, उनसे बात ही ज़्यादा नहीं करते हो, तो आपको किसी के बारे में कैसे पता चल पाएगा स्कूल में। तो यहाँ पे वही राइटर कह रहे हैं कि जब एमरी और राइटर बड़े हो गए और लाइफ में वो दोनों बहुत कुछ करने लगे तो उन दोनों को मौका मिला कि वो दोनों एमरी और राइटर कैबिनेट में एक साथ काम करते थे। मंत्रिमंडल में कई सालों तक उन दोनों ने काम किया। तो साथ में रहने की वजह से राइटर को एमरी के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिला। और तब जानने को मिला जब वो दोनों कैबिनेट में साथ में काम करते थे। और उस वक्त यानी कैबिनेट में साथ काम करने वक्त किसी भी दो इंसान के उम्र में अंतर इतना मायने नहीं रखता था जितना कि स्कूल में होता था। स्कूल में क्या होता था कि अपने से बड़े उम्र के लड़कों से बच्चे हमेशा दूर ही रहते थे, तो इस वजह से वो अपने सीनियर्स को ठीक से जान नहीं पाते थे। लेकिन कैबिनेट में जब एमरी और राइटर साथ में रहे तो एक दूसरे को वो ज़्यादा जान पाए, क्योंकि उस वक्त वो एक दूसरे की उम्र को नहीं देख रहे थे, एक दूसरे के काम को देख रहे थे, एक दूसरे की पर्सनालिटी को देख रहे थे और तब एक दूसरे को वो अच्छे से जान पाए। स्कूल में उतने अच्छे से नहीं जान पाए थे जितना अच्छे से वो कैबिनेट में साथ काम करते हुए एक दूसरे को जान पाए। It was thought incongruous that while I apparently stagnated in the lowest form, I should gain a prize open to the whole school for reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay's Lays of Ancient Rome without making a single mistake. Incongruous का मतलब होता है contradictory, यानी कि बेमेल, जिसका कोई मेल ना हो। Stagnated का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर हो जाना, रुक जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि राइटर जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास के सबसे नीचे वाले सेक्शन में राइटर पढ़ते थे, सबसे नीचे वाले सेक्शन में उन्हें डाला गया था। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि सबसे नीचे वाले सेक्शन में रहते हुए उन्होंने एक प्राइज़ जीता और उन्होंने जो प्राइज़ जीता, जिस कंपटीशन में उन्होंने वो प्राइज़ जीता था, वो कंपटीशन पूरे स्कूल के लिए खुला हुआ था, यानी कि उसमें कोई भी जाकर पार्ट ले सकता था। तो उसमें राइटर ने भी पार्ट लिया और राइटर ने जीता भी। उसमें करना क्या था कि हेडमास्टर के सामने जाकर मैकॉले ने जो किताब लिखी थी लेज ऑफ एंशिएंट रोम, उसमें 1200 लाइन थे। उन 1200 लाइन को राइटर ने बिना एक गलती के हेडमास्टर के सामने पढ़ा और प्राइज़ जीता। प्राइज़ जीतने वाली बात तो ठीक थी, लेकिन राइटर सबसे नीचे वाले सेक्शन में थे, इस वजह से उनका जो प्राइज़ जीतना था वो बेमेल था, कंट्राडिक्टरी था कि सबसे नीचे वाले सेक्शन का बच्चा, सबसे नीचे वाले सेक्शन में पढ़ने वाला बच्चा कैसे प्राइज़ जीत सकता है, ऐसा सोच हो जाता है। लेकिन राइटर ने सबसे नीचे वाले सेक्शन में रहने के बावजूद भी उन्होंने प्राइज़ जीता और उन्होंने 1200 लाइन बिना एक गलती के पढ़ लिया। और जिस राइटर की किताब हमारे राइटर ने पढ़ी थी वो थे मैकॉले। आपने इनका नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले।
ये वही इंसान है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉर्ड मैकॉले ने जो किताब लिखी थी इलेज ऑफ एंशिएंट रोम, ये एक पोइट्री बुक है। तो इसी को राइटर ने अपने स्कूल के हेडमास्टर के सामने पढ़ा था और उसमें उन्हें प्राइज़ भी मिला और उन्होंने उसमें एक भी गलती नहीं की थी, एकदम लगातार मतलब बोलते ही रहे और प्राइज़ भी जीता सबसे नीचे वाले सेक्शन में रहने के बावजूद। I also succeeded in passing the preliminary examination for the army while still almost at the bottom of the school. राइटर ये भी बताते हैं कि उन्होंने एक और अचीवमेंट अपने नाम किया था, उन्होंने एक और सफल काम किया था जो कि था आर्मी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, यानी प्रारंभिक एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा राइटर ने पास की थी। और वो भी तब जब स्कूल में उनका परफॉर्मेंस सबसे नीचे रहता था। उसके बावजूद उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन निकाल ली आर्मी की। तो ये भी एक बेमेल बात थी, इनकॉन्ग्रुअस बात ये भी थी कि सबसे नीचे परफॉर्मेंस रहने के बावजूद स्कूल में राइटर ने प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन निकाल लिया। और आगे राइटर बताएंगे कि इस एग्ज़ामिनेशन को जो तेज़ बच्चे थे जो राइटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे स्कूल में, वो भी इस एग्ज़ामिनेशन में पास नहीं कर पाए थे। लेकिन राइटर ने सबसे नीचे रहने के बावजूद, स्कूल में सबसे स्लो परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन आर्मी का निकाल लिया था। This examination seemed to have called forth a very special effort on my part, for many boys far above me in the school failed in it. Called forth का मतलब होता है to cause और to make something come into existence. किसी भी कार्य को अस्तित्व में लाने को ही कहते हैं call forth। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन दिया था, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन दिया था आर्मी का, तो उसमें वो पास हो पाए। तो वो उसका कारण बताते हैं कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि राइटर ने अपनी ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की होगी, उन्होंने मेहनत की होगी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, जिस वजह से वो उस एग्ज़ामिनेशन को निकाल पाए। और राइटर खुद को श्रेय इसलिए दे रहे हैं, वो कहते हैं क्योंकि उनसे तेज़ जो बच्चे थे स्कूल में, जो उनसे ज़्यादा नंबर लाते थे, बहुत ही अच्छा जिनका परफॉर्मेंस था स्कूल में, वो तेज़ बच्चे उस एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर पाए, उसमें फ़ेल हो गए। लेकिन राइटर उसमें पास हो गए। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि राइटर ने उस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की होगी, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया होगा। विशेष ध्यान देने की वजह से ही वो उस एग्ज़ाम को निकाल पाए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाए। आई ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ गुड लक। राइटर ने एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन तो की ही थी, लेकिन वो कहते हैं कि प्रिपरेशन करने के साथ साथ उनका लक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उनका भाग्य भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कैसे? वो आगे कहते हैं, वी न्यू दैट अमॉन्ग अदर क्वेश्चंस वी शुड बी आस्क्ड टू ड्रॉ फ्रॉम मेमोरी अ मैप ऑफ सम कंट्री और अदर। जैसा कि आप और हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता होता है कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो हम वो प्रिपेयर करते हैं। तो राइटर को भी इस बात का पता था कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें किसी कंट्री या फिर किसी जगह का मैप ड्रॉ करने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। The night before, by way of final preparation, I put the names of all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand. अब आप सोचो, हर बच्चा अपने आप में ही अनोखा होता है, तो उसका कोई काम करने का तरीका भी तो अनोखा होगा। तो यहाँ पर हमें राइटर की भी एक अनोखी बात नज़र आई। राइटर को ये बात तो पता था कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन मैप से ज़रूर आएगा। तो अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को बैठ के वो पूरा का पूरा मैप तो नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने किया क्या कि उनके एटलस बुक में जितने भी मैप्स थे उन सभी मैप्स के नाम एक एक करके उन्होंने एक पेपर पे लिख लिया होगा
और उन सभी पेपर को, एक एक पेपर को जिस पे उन्होंने नाम लिखा था, उन मैप्स का, उन जगहों का जिसका मैप उनके बुक में दिया गया था, तो उन सभी नामों को उन्होंने एक एक करके अपने एक टोपी के अंदर डाल लिया, एक हैट के अंदर डाल लिया। उसके बाद उसमें से उन्होंने हाथ घुमाया होगा और हाथ घुमाकर एक चिट उसके अंदर से निकाला होगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उस चिट में जो नाम आया था वो था न्यूजीलैंड का। इसका मतलब ये था कि उस दिन यानी कि उस रात राइटर ने न्यूजीलैंड का ही मैप देखा था। आई अप्लाइड माई गुड मेमोरी टू द जोग्राफी ऑफ दैट डोमिनियन। इसके बाद राइटर ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दिमाग न्यूजीलैंड के भूगोल के ऊपर, न्यूजीलैंड का जो मैप था उसी के ऊपर लगा दिया। यानी कि न्यूजीलैंड का जो पूरा मैप था वो उन्होंने अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लिया था। श्योर एनफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द पेपर वाज ड्रॉ अ मैप ऑफ न्यूजीलैंड। और हुआ क्या, अगले दिन जब वो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि न्यूजीलैंड का मैप बनाइए। यानी कि राइटर ने जो तुक्का लगाकर प्रिपरेशन किया था रात को वो काम आ गया, उनका लक उनके साथ था। इसीलिए तो उनकी टोपी से न्यूजीलैंड का ही नाम निकला था और जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया और अगले दिन वही क्वेश्चन न्यूजीलैंड का मैप बनाने के लिए क्वेश्चन में आ गया, एग्ज़ाम में आ गया। दिस वॉज वॉट इज़ कॉल्ड एट मॉन्टी कार्लो एन एन प्लेन and I ought to have been paid 35 times my stake. However, I certainly got paid very high marks for my paper. मॉन्टी कार्लो, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। वैसे मॉन्टी कार्लो एक टाउन का नाम है, एक शहर का नाम है जो कि यूरोप में एक कंट्री है, मोनाको, वहीं है, मोनाको कंट्री है, वहीं है मॉन्टी कार्लो। और ये शहर मॉन्टी कार्लो अपने कसिनोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कसिनोज़ का मतलब कि जहाँ पे जुआ खेला जाता है। और आपने मॉन्टी कार्लो ये नाम सुना होगा, एक भारतीय कंपनी है जो कपड़े बनाती है, उसने अपना नाम मॉन्टी कार्लो रखा हुआ है, तो आपने वहाँ सुना होगा ये नाम। वैसे मॉन्टी कार्लो एक जगह का नाम है जो अपने कसिनोज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है एन प्लेन। अगर मैंने इसका उच्चारण गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप में से किन्हीं को पता हो तो आप बता देना कि सही उच्चारण क्या होना चाहिए। तो एन प्लेन का मतलब जान लीजिए। एन प्लेन एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ के ऊपर शर्त लगाना, पूरा का पूरा बेट, पूरा का पूरा दाव किसी एक ही चीज़ के ऊपर लगा देना। तो मॉन्टी कार्लो जगह में एक बात कही जाती है एन प्लेन, यानी कि एक ही चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा दाव लगा देना। तो राइटर ने क्या किया था? राइटर ने भी तो वही किया था। उन्होंने जो चिट्स बनाई थी और उसको अपने टोपी के अंदर डालकर सिर्फ एक चिट निकाला और सिर्फ उसी चिट का प्रिपरेशन भी किया, यानी कि न्यूजीलैंड जो निकला नाम उसी का प्रिपरेशन किया और किसी चीज़ का नहीं किया। और हुआ भी यही कि न्यूजीलैंड के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या था? उन्होंने जो दाव खेला उस दाव में तो वो जीत गए। उन्होंने एक ही चीज़ के ऊपर दाव खेला ना, न्यूजीलैंड का ही सिर्फ प्रिपरेशन किया था मैप में एग्ज़ाम से एक दिन पहले और उसी के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया। तो वो उन्होंने एक चीज़ के ऊपर जो दाव खेला था उसमें वो जीत गए। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इस बात के लिए तो उन्हें 35 गुना इनाम का हिस्सा मिलना चाहिए। गैम्बलिंग में होता है ना कि आप किसी नंबर के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आप गैम्बल करने के लिए जाते हो तो आप अगर एक चीज़ के ऊपर दाव खेलते हो और अगर आप उसमें जीत जाते हो तो आपको उस हिसाब से इनाम मिलता है, यानी कि आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो राइटर कह रहे हैं कि उनका पैसा तो 35 गुना हो जाना चाहिए, उन्होंने जो दाव खेला है उस हिसाब से। तो लेकिन फिर वो कहते हैं, खुद ही वो कहते हैं कि हालांकि उन्हें इनाम तो मिला। इनाम किस रूप में मिला? उन्हें नंबर के रूप में।
उन्होंने एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उस रूप में उन्हें इनाम मिला कि उन्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, बहुत ही हाई अंक आए, बहुत ही अच्छे अंक आए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि राइटर ने मेहनत तो की ही थी एग्ज़ामिनेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनका लक भी बहुत ही अच्छा था। इसी वजह से उन्हें एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे।